नमस्कार, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर 2 हिंदी में है और इसकी इकाई संख्या 7 है, जिसे यूनिट 7 बोलते। आज हम भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कथा वस्तु को जानेंगे, लेखक का परिचय जानेंगे, पात्र जानेंगे, कहानी का उद्देश्य क्या है, संपूर्ण विषय वस्तु की व्याख्या सहित हम इसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से एक माँ के दुख की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ के दर्द को घेरा जो अपने बेटे बहू के लिए बोझ के समान है। माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, वही बेटा उसे बुढ़ापे में बोझ समझता है। तो आज हम वही चीज़ें किस तरह से इस कहानी में भीष्म साहनी ने मध्यवर्गीय परिवार के बारे में बताया है, जो एक अपने कंपनी के मालिक चीफ के आने पर किस तरह से अपनी बूढ़ी माँ को एक कोठरी में बंद करना चाहते, एक अलग रूम में कमरे में रहने के लिए बोलते, उन्हें बोझ समझते हैं और उनके माँ की दयनीय स्थिति, दर्द भरी कहानी जो है उसको घेरा है। तो वही हम समझने की कोशिश करते हैं इस कहानी में। तो अंत तक इस कहानी को देखने के लिए सभी बच्चे अंत तक बने रहे, क्योंकि कहानी बहुत रुचिपूर्वक है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को अमरीन पाठशाला जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं करिए, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कहानी के माध्यम से कि भीष्म साहनी क्या कहना चाहते हैं। तो इससे पहले हम भीष्म साहनी का परिचय जान लेते हैं। तो इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को भारत के रावलपिंडी में हुआ था। इनके पिता का नाम हरवंशलाल साहनी तथा इनकी माता लक्ष्मी देवी थी। उनके पिता अपने समय के प्रसिद्ध समाज सेवी थे। हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त अभिनेता बलराज साहनी भीष्म साहनी के बड़े भाई थे। पिता के समाज सेवी व्यक्तित्व का इन पर काफ़ी प्रभाव था। भीष्म साहनी का विवाह शीला के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम शीला था और इनके जो बड़े भाई थी बलराज साहनी, अभिनेता जो है फिल्मों में, तो बलराज साहनी थे। शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी व संस्कृत में। उन्होंने स्कूल में उर्दू व अंग्रेज़ी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। इसके बाद इन्होंने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान समय में प्रगतिशील कथाकारों में साहनी जी का प्रमुख स्थान है। भीष्म साहनी हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू, संस्कृत, रूसी और पंजाबी भाषाओं के अच्छे जानकार थे। भीष्म साहनी की मृत्यु 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुई थी। तो 2003 अब हमारा 2023 चल रहा है। आज से 20 बरस पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा अगस्त आपका सितंबर, इसी तरह से आज से 20, अब हमारा 2023 इस समय जो हम कहानी पढ़ रहे हैं 2023 में पढ़ रहे हैं, तो आज से 20 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई है। तो देख लेते हैं चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। तो इस कहानी की हम समीक्षा पढ़ेंगे, पात्र परिचय के बारे में जानेंगे और सारांश और इसकी कथा वस्तु कैसी है, इसकी व्याख्या सहित शब्द अनुसार व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं चीफ की दावत कहानी मध्यवर्गीय सोच, परिवेश और पारिवारिक रहन सहन को दिखाती है। अपने वृद्ध हो चुके माता पिता के साथ किए जाने वाले व्यवहार को भी परिलक्षित करती है। जो माता पिता अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, किस तरह वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को जग जाहिर करने में संकोच करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके वेशभूषा या उनके आज के ज़माने से तारतम्यता न बिठाने के कारण उनकी दरकिनार कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल रही है उनके माता पिता के बारे में। वही कहानी में बेटे को
का स्वार्थ माँ की दुर्बलता से ऊपर है। दिखाया गया कि बेटे का जो स्वार्थ है, माँ की कमज़ोरी है, उसके ऊपर दिखाया गया है। बेटे को खुशी केवल इसलिए है कि चीफ खुश हुआ तो उसे अपना आने वाले भविष्य सफल लग रहा है कि चीफ खुश हो जाएगा तो आने वाले भविष्य में उसे ऊंची पद मिल जाएगा, ऊंची पोस्ट मिल जाएगा। तो वह इस बारे में सोचते हुए चीफ को खुश करने की बातें कर रहा है। माँ बाप जिस बच्चे को अपनी सारी इच्छाओं को मारकर बच्चों की परवरिश करते हैं कि वो आगे चलकर तरक्की पाएँ, उसी माँ ने अपनी खुशी भी समझते हैं, उसी में अपनी खुशी भी समझते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो उसी में वे अपनी खुशी बना लेते हैं, अपनी दुनिया बना लेते हैं। वही बच्चे अपनी तरक्की में माँ बाप को श्रेय को नकार देते कि उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उन्होंने कितनी परेशानियाँ उठाकर उनका साथ दिया, उन्हें आगे बढ़ाया, और इसी चीज़ को बच्चे भूल जाते हैं। जो उनकी सेवा करने की जगह उन्हें तिरस्कार प्राप्त होता है, उन्हें तिरस्कार डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। ये कहानी समसामयिक परिस्थितियों को बयां करती है कि समाज में यही चला आ रहा है कि बच्चे आगे पढ़ लिख तो जाते हैं, जब अपने बूढ़े माँ बाप को देखते हैं वो उनके अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं, तो उन्हें वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और वो माँ बाप भी उनको इससे आगे नहीं आ पाते। मीन्स जिस माँ ने, जिस बाप ने जिस तरह से उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन सब सारे एहसानों को भूल जाते हैं। वृद्ध माता पिता के तिरस्कार करने और सम्मान न देने के चलन को दर्शाती कहानी है, लेकिन इन सब के पश्चात माँ बाप को का स्नेह अपने बच्चों के प्रति कभी कम नहीं होता। यह भी दर्शाती है कि बच्चे चाहे कुछ भी कह लें, चाहे कुछ भी शब्द बोल दे, अपशब्द बोल दे माँ बाप के लिए, लेकिन माँ बाप का प्यार, जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता है। हर समय उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठते रहते हैं। तो यही सारी कहानी में हमें पता चलता है। अब हम जान लेते कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, करेक्टर कौन से। तो यहाँ पर आपको कहानी मिलेगी शामनाथ, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो पदोन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है, मिडिल क्लास व्यक्ति है जो अपने पद में उन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है। शामनाथ की पत्नी है जो कि शामनाथ का उसके हर कार्य में उसका साथ निभाती है। तो पत्नी का भी वही काम होता है जो पति की सेवा करती है, तो उसके हर कार्य में उसका साथ निभाती है। शामनाथ की माँ पुरानी ख्याल और अनपढ़ होने के कारण उसे दरकिनार किया जाता है कि पुराने ख्यालों की है, अनपढ़ है, इसलिए उसे दरकिनार दूर कर दिया जाता है। फिर भी अपने ममत्व को नहीं त्यागती, अपने ममता भरे प्यार को, जो ममता है, ममत्व है, अपने प्यार को अपने बच्चों के लिए कभी नहीं त्यागती। चाहे बच्चे कुछ भी कहते रहे, शामनाथ कुछ भी कहते रहे, लेकिन अपना प्यार उन पर हमेशा बरसाती रहती हैं। चीफ, शामनाथ का बॉस एक अमेरिकी है। शामनाथ का कौन है? एक बॉस है, चीफ, जो अमेरिकी व्यक्ति है, अमेरिका का रहने वाला, जो कि आदर्शवादी और शिष्टाचारी व्यक्ति है। एक अच्छा इंसान है, आदर्शवादी है और शिष्टाचारी है। वो बूढ़ों को अच्छी तरह से समझता है, बूढ़ों की रिस्पेक्ट करता है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि मुझे भी यही अच्छा लगता है कि बूढ़ों की रिस्पेक्ट की जाए। तो शामनाथ जो है बूढ़ों के आदर्शवादी और शिष्टाचारी व्यक्ति रहा है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे अभी वर्ड टू वर्ड। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। इतना हमने जाना तो अंत तक बने रहने के लिए, पूरी कहानी को अच्छे से जानने के लिए चीफ की दावत नाम क्यों दिया गया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप लोग अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू हो रही है हमारी कहानी चीफ की दावत, जिसे भीष्म साहनी ने लिखा है, जिनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। चलिए, आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी। शामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का झूला बनाए हुए, फैली हुई सुर्खी और पाउडर के मले, और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे कि उनकी धर्मपत्नी पसीना पोंछने लगी थी और अपने आप को तैयार करने में लगी हुई थी, क्योंकि आज चीफ जो हैं वो डिनर पर आ रहे थे। चीफ जो है दावत पे आ रहे थे, रात के खाने पर आ रहे थे।
आखिर 5 बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगी। जब कोई मेहमान जिसकी हम दावत करते हैं, डिनर पे बुलाते हैं, तो हम पहले से कुछ तैयारियां करते हैं, उनके लिए खाना बनाते, घर की सफाई जिस तरह से भी करना होता वो सारी चीज़ें करते हैं। वैसे ही शामनाथ और उनके पत्नी घर के लिए कर रहे हैं और ख़ुद भी तैयार हो रहे हैं, जिससे उनके सामने सभ्य और अच्छे लगे। तो बस्ते मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। मतलब है कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल है, कुर्सियाँ हैं, मेज़ है, तिपाइयाँ उस पर लग गई, नैपकिन्स जो होते हैं वो रख गए, फूल रख गए, सब बरामदे पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया। जो ड्राइंग हॉल होता है आपका, उसमें ड्रिंक का इंतज़ाम कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारी के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। अब जो घर का फालतू सामान था जो इधर उधर रखा हुआ था, कहाँ छिपाया जाने लगा? पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा, अलमारियों के पीछे, पलंगों के नीचे, जिससे ये सारा इधर उधर ना दिखे, सब पूरा घर अच्छे से दिखाई देने लगे, डेकोरेट लगे। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर शामनाथ श्रीमती की ओर घूरकर अंग्रेजी बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक न वहीं रहे, कल आ जाएंगी। शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर में सोच रहे, फिर सिलहाकर बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ से फिर शुरू हो। पहले तो ये बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए, मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम में से निपट लें। तो अब पहले तो बोलती माँ का क्या होगा, तो उनकी पत्नी कहती कि अपनी सहेली के घर जाने दो, रात भर वहीं रहेंगे, दूसरे दिन आ जाएंगे। लेकिन वो कहते कि नहीं नहीं, मैं उन्हें उनके घर नहीं जाने दे सकता। उस बुढ़िया का जो उनकी सहेली है, बड़ी मुश्किल से तो आना जाना बंद हुआ है, लेकिन फिर से अगर ऐसा होने लगा तो फिर दोबारा से आ जाएगी। नहीं तो हम माँ से कह देंगे कि वो जल्दी खाना खाकर अपने काम निपटा कर जल्दी अपनी कोठी में जाकर सो जाएं। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, वह सो गई और नींद में खर्राटेने लगी, तो शायद तो साथ ही तो बरामदा है, वहाँ लोग खाना खाएंगे। जहाँ डाइनिंग टेबल बिछी हुई है, बरामदा डाइनिंग हॉल जो है जहाँ पर खाने खाने मेज़ लगी हुई है, तो मेज़ उनके बराबर में ही कमरा था उसका, उनकी माँ के लेटने का। कह रही थी माँ सो गई, जल्दी सो जाती हैं, और उनके खर्राटे बहुत तेज़ होते, अगर ये वो लेने लगेंगी तो बराबर अच्छा नहीं लगेगा, उनके खर्राटे वहाँ तक जाएंगे। तो इन्हें कह दे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता कि अंदर जाकर सोई नहीं बैठी रहे। और क्या मतलब, या तो दरवाजे पे ताला लगा दूंगा, नहीं तो माँ अंदर से बंद कर ले, या माँ से ये कह देते हैं कि वो सोए नहीं बैठी रहे चुपचाप। ओ सो जो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चला है, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। शामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। अब यहाँ पर शामनाथ करे, अच्छी भली ये मेरे भाई के घर जा रही थी, तुम ही अच्छी बन रही थी। अपनी पत्नी से बोल रहा है कि पत्नी ने तो उसकी माँ को रोक लिया, तुमने ही टांग अड़ा दी और इन्हें रोक लिया कि माँ को यहीं रहने दो। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने, मतलब तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बातें और मतलब बाप जो माँ है, बेटे और माँ की जो बातें तुम ही जानो, मैं क्यों बुरी बनूं? तुम्हें जो करना है वो करो। मिस्टर शामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठे, दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा था, सारा काम सुबीते से चल जाए। मतलब माँ को भी डर था कि उसका बड़ा साहब जो है वो उसका
घर पर आ रहे थे, सब चीज़ें सही से हो जाए, वह भी यही सोच रही थी। और शामनाथ अब अपना के पास जाते, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कि अच्छा मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती, जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, माँ कह देती है। तो माँ कहती है जैसे तुम्हारे घर में जब मांस मछली बनती है मैं उस दिन कुछ नहीं खाती, तो कहती अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो वो कहता है जैसा भी तुम्हें लगे वैसा करना, लेकिन अपने काम जो भी तुम्हारे उससे जल्दी निपट लेना। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ से आ जाएं तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली अच्छा बेटा। मतलब यहाँ पर शामनाथ बता रहा है कि मैं पहले हम लोग बैठक में बैठेंगे, ड्राइंग हॉल में बैठेंगे, जहाँ पर गेस्ट रूम जो होता है वहाँ बैठेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर डाइनिंग हॉल में आ जाएंगे जब खाना रखा होता है। तो आपने वैसे ही गुसलखाने बाथरूम के रास्ते उधर चली जाना अपने। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खटराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोलूँ क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर शामनाथ ने इंतज़ाम को कर दिया, फिर वो उनके उधेड़ बुन ख़त्म नहीं हुई जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियाँ होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे, एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी की बाहर रखते हुए बोले आओ माँ इस पर जा ज़रा बैठो। तो माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यहाँ खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार दी और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। तो अब माँ को सारी चीज़ें ये समझा रहा है किस तरह से रहना है उन्हें। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ, अम्मा शामनाथ से कह रही है। मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों के सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे, अच्छी चीज़ चाहते थे, घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया, माँ का चीफ का आमना सामना किससे हो गया, माँ से हो गया, तो वह कहीं लज्जित नहीं होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले तुम सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ मतलब सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहन लो, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेज़ी में अपनी स्त्री से कहा कोई ढंग की बात हो तो कोई कहे, तो कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। मतलब जो भी गहने थे सोने के सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में लगाकर बेच दिए हैं, मैंने सारे बेच दिए। तो मतलब यहाँ पर बताया जाता है एक मध्यम वर्ग का इंसान जो होता है, मिडिल क्लास का इंसान जो होता है, उसके और सारे गहने तक बिक जाते हैं। यह वाक़ई शामनाथ के तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले ये कौन सा राग छेड़ दिया। माँ सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई बढ़ाई का क्या ताल्लुक़ है, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ,
लड़ूंगा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना, मतलब जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। कुछ बनकर ही आया हूँ, तुम्हारा जेवर बिका है तो कुछ बनकर ही आ गया हूँ पढ़ लिख कर। मेरा जीभ जल जाए बेटा, अब माँ कह रही है मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर दूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे, अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना, अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह दे माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उससे कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज़ को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाह कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर इतने ही दोस्त परवार हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहले, गले में सफ़ेद मोतियों के हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आके सब लोग अपने अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे सी और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुँचते ही श्यामनाथ सहसा चटक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण वर्ष में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटी तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध होते, जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्होंने कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों देखकर ऐसी घबराई कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखते हुए खड़ी होकर जमीन को देख उनके पाँव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जा, तुम क्यों इतनी देर तक जा रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से श्यामनाथ चीफ की मुँह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े होकर बोले, नमस्ते। अब वह माँ को क्या कर रहे हैं, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटे हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। अब यहाँ पर श्यामनाथ कह रहे, माँ हाथ मिलाओ चीफ से।
पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथी साहब के दाएं हाथ पर रख दी। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिला कर हंस पड़ी थी। जो देश की थी, अपने देश की थी, उनकी जो औरतें थी, उनकी वाइफ जो थी, वो खिलखिला कर हंस रही थी क्योंकि वो वहाँ का, यहाँ के बारे में सब कुछ जानती थी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ मतलब है सीधा हाथ। मगर तब तक शिव की माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मतलब वो पूछ रहे हैं। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती थी मैं ठीक हूँ, कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सच चुकाते हुए बोली, सब कुचाते हुए बोली, ओहो डूडू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नज़र आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ से टकटकी बांधे देखने लगी। माँ साहब कहते, कोई गाना सुना, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ ने धीरे से बोली, मैं क्या गाऊँ बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वहाँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़े बहू के चेहरे को। इतने में बड़े बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माएँ, हरियाणी भेड़ें, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियों गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब की गाँव की दस्तकारी क्या है। शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूँगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेज में पूछा, नहीं मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। शामनाथ को सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या। शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, माँ क्या माँ कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई, अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब को रुचि को देखकर शामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वह ज़रूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो ली। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नज़रें बचाती अपनी कोठरी में
चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध टूट कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वह ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ा और माँ को आलिंगन में भर लिया, गले लगा लिया और ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब, तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखें से फिर आंसू आ गए और उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहों के शरीर पर से हट आई। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट गई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसे मन चाहो रहो। मैंने अपना खाना पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़ी दिन की ज़िंदगी बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है और आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सको। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुँह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियों भरा मुँह खिलने लगा, आँखों में हल्की सी चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। क्या तेरी तरक्की होगी? तरक्की हुई हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी, क्योंकि तेरी तरक्की होगी इसलिए मैं सारे कुछ कर दूंगी। और माँ दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर शामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। भविष्य का मिलने लगी। मिस्टर शामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। मतलब है अब माँ से कहते हैं, माँ अब तुम सो जाओ, और अपने कमरे और वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। ये पूरी कहानी आपको पता चली। इस कहानी में किस तरह से आपने माँ के अंतर्द्वंद को समझा है, माँ के दुख को समझा है कि चीफ के दावत कहानी में आपने मध्यवर्गीय सोच, परिवेश और पारिवारिक रहन सहन को देखा है। किस तरह से एक वृद्ध माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने इस कहानी में जाना है। किस तरह से माँ का दुख कितना बड़ा है कि वह अपने बेटे को भी हर उसमें आशीर्वाद देना चाहती, चाहे बेटा कुछ भी कहते। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ के दर्द को इस तरह से बयां किया है कि बेटा तो माँ को बोझ समझ रहा है, लेकिन जब माँ की बात आती तो माँ
फिर बाद में उसे अपमानित भरे शब्दों को भी सुनकर बाद में उसे आशीर्वाद ही देती है। तो कहानी बहुत मार्मिक दृश्य के साथ बहुत अच्छी कहानी है। तो आप लोगों ने ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम अगली कहानी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।